Okay, so let us start with the last chapter in physics syllabus, that is about the semiconducting devices. Okay, तो इस चैप्टर के अंदर हमको जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो है वो डिस्कस करना है, जो कि एक मॉडर्न फिजिक्स का ही एक छोटा पार्ट है, ठीक है, जिसके अंदर डायोड, ट्रांजिस्टर और बाकी सब जो उसके एप्लीकेशंस जो है, तो वो सब चीजें आ जाती है. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. सो अब इसमें सबसे पहला जो कंसेप्ट है तो वो आ जाता है, दैट इज अबाउट द सेमीकंडक्टर्स. ठीक है, उसमें होता है एक तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. ठीक है, सबसे पहले हम बात कर सकते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. ठीक है, विच इज द प्योर सेमीकंडक्टर वी कैन से. ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर. और दूसरी तरफ होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, विच इज कॉल्ड एज द इम्प्योर सेमीकंडक्टर, और द सेमीकंडक्टर विच इज डोप्ड विथ सम इम्प्योरिटी. ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक के अंदर हम देखते हैं कि देयर आर टू टाइप्स, दैट इज वन टाइप इज पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड द सेकंड वन इज एन टाइप सेमीकंडक्टर. ठीक है, अभी इंट्रिंसिक के अंदर क्या होता है ना कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एंड नंबर ऑफ होल्स इज ऑलवेज इक्वल. तो यहाँ पे इसको हम Ni बोल सकते हैं. Ni इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. मतलब अगर मान लो कि एक सब्सटेंस है, ये सेमीकंडक्टर है सपोज, और यहाँ पे हम देखते हैं ना कि बहुत सारे जो एटम्स है, उनमें से मिलियंस ऑफ एटम्स में से एक एटम का जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वैलेंस बैंड के अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है, वो एक्चुअली कंडक्शन बैंड के अंदर एंटर करता है. तो अगर सपोज जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कंडक्शन बैंड के अंदर है, ठीक है, ये सपोज ये कंडक्शन बैंड है और ये सपोज वैलेंस बैंड है, तो कंडक्शन बैंड के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतने ही होल्स एक्चुअली वहां पे वैलेंस बैंड में रहेंगे. बिल्कुल. और उसका जो डेंसिटी है, डेंसिटी मतलब द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से अगर उसको डिवाइड कर देंगे तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बन जाता है. तो यहाँ पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी इज सेम एज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होल्स, फ्री होल्स. ठीक है, तो ये जो है ये Ni इसको हम डिनोट करते हैं. ठीक है, और दूसरी तरफ पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है कि देखो, और यहाँ पे Ni, यस, अभी पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर होता क्या है ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं बट नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं. तो देयर इज अ मेजॉरिटी ऑफ होल्स, दैट मींस वी कैन जस्ट से दैट द होल्स डेंसिटी is going to be greater than the electron density, we can say. And in case of n type semiconductor, actually the electron density is going to be greater than the holes density. Okay, तो ये electron density और holes density में ये difference है, याद रखो ठीक से. इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, number of holes density is less than the number of electron density. See the difference यहाँ पे और यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है, ये हम समझ सकते हैं. लेकिन इसमें एक बात याद रखो कि चाहे वो पी टाइप सेमीकंडक्टर हो या एन टाइप सेमीकंडक्टर हो, दोनों के केस में ये एक रिलेशनशिप हमेशा इन दोनों के बीच में होता है, इन तीनों के बीच में होता है. अगर सपोज यहाँ पे भले NH छोटा है, Ne बड़ा है और Ni जो है ना वो उनके बीच में होता है, तो अब यहाँ पे इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप हमेशा होता है कि NH into Ne here is actually equal to Ni square. जिसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे NH जो है तो होल्स का जो डेंसिटी है मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है, वो एक्चुअली इट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और होल डेंसिटी इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इवन इन दिस केस आल्सो एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर आल्सो भी ऐसे ही होता है. होल्स का डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी गिव्स अस द टोटल number of electrons density in case of intrinsic semiconductor actually, and it's square here. तो ये फॉर्मूला जो है वो दोनों केस में हमको अच्छी तरह से याद रखना है. ठीक है, यस.
again we can just see that the intrinsic semiconductor in general is always a it is supposed to be having negative temperature coefficient. ठीक है, उसको NTC टाइप भी बोलते हैं, NTC टाइप सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। NTC टाइप मतलब क्या कि उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है वो हमेशा नेगेटिव हुआ करता है। मतलब अगर हम सपोज टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, so as temperature increases, what happens is the resistance of this such a semiconductor is always decreased। ठीक है, unlike the atoms elements, तो एलिमेंट्स के अंदर क्या होता है या कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, बट यहाँ पे ये सेमीकंडक्टर के बारे में ऐसा होता है कि as the temperature goes on increasing, the resistance in fact decreases. This is observed here in case of NTC type semiconductors, remember. And also you can see, yes, तो यहाँ पे जब P और N जंक्शन जब फॉर्म होता है, PN जंक्शन, तो उस केस में हम ये देख सकते हैं कि देयर इज अ डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन यहाँ पे होता है जहाँ पे जंक्शन फॉर्म करते हैं। तो ये सपोज P रीजन है जिसके अंदर होल्स का मेजोरिटी है, और यहाँ पे N रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मेजोरिटी है। So whenever the junction is formed, some electrons just diffuse over this junction and just enter into the holes inside this P type semiconductor here, and because of that there is a positive negative charge built here on this P type semiconductor, and N type semiconductor carries an equal amount of positive charge here because it is a donor of electrons, and this is a P type is a acceptor of electrons. That's why P type semiconductor is also called as the acceptor impurity, and N type semiconductor is called as the donor impurity, remember. And because of this positive and negative charge formed here, we can just say that there is a potential difference between these two. The P type semiconductor is considered to be at a low potential, whereas the N type semiconductor is considered to be at high potential. So the potential difference between these two is actually called as the potential barrier, which is 0.7 and 1.1 electron volt in case of the germanium and silicon respectively. So accordingly we can just get this as a potential barrier, which is the potential difference that the electrons has to overcome if it wants to go from this point to this point here. मतलब N रीजन से P रीजन तक कोई भी इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए उस पोटेंशियल को ओवरकम करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा, तभी वो उस तरफ जा सकता है, अदरवाइज नहीं। और इसीलिए ऐसा होता है कि जब हम इसको पॉजिटिव तरफ कनेक्ट करते हैं, P टाइप इज व्हेन कनेक्टेड इज पॉजिटिव टुवर्ड्स पॉजिटिव and N type is connected towards negative, then if suppose the potential difference between these P and N type semiconductor is greater than the potential barrier, then and then only the electrons can drift from this point to this point, and a constant current, continuous current is formed in this circuit. तो इस सर्किट में से एक कांस्टेंट करंट फ्लो होना चालू हो जाता है। ठीक है, जब भी P टाइप पॉजिटिव की तरफ और N टाइप को नेगेटिव की तरफ हम कनेक्ट करते हैं तब। ओके, यस, और अगर उल्टा करते हैं, मतलब अगर सपोज P टाइप और N टाइप अगर कनेक्ट करते हैं, P type is connected to negative and suppose that N type is connected to positive, अगर उल्टा करते इस तरह से, तो उस केस में कोई करंट फ्लो नहीं होने वाला, तो वो हम समझ सकते हैं आराम से। Just see this thing here. देखो, अब यहाँ पे ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि NH और Ne के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए नो डाउट Ne और NH बिल्कुल सेम ही होते हैं, बिल्कुल। लेकिन जब कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया जाता है तो उसकी वजह से करंट फ्लो होता है, और वो करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होता है और एट द सेम टाइम होल्स की वजह से भी होता है। और द टोटल करंट हियर, मतलब टोटल करंट जो फ्लो होता है इस सर्किट के अंदर, मतलब पीएन जंक्शन डायोड के अंदर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, तो वो एक्चुअली होल्स का करंट प्लस इलेक्ट्रॉन्स के करंट का सम के बराबर हुआ करता है। और अभी ये भी तुमको पता होना चाहिए कि करंट इज ऑलवेज इक्वल टू ए ई इंटू
N into V, ये हमने ऑलरेडी करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ये फॉर्मूला डिराइव करके रखा है, where A is going to be the area of cross section of that wire. Then N, suppose small n जो है, it is called as the number of electrons density, number of free electrons density, and E is going to be the charge, electronic charge obviously, and V is going to be the drift velocity actually. तो इसको हम बोल सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ओके, तो ये चार चीजें जो है वो आपस में इस तरह से करंट के साथ रिलेटेड होती है. तो करंट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया, or even we can just prove it in 2 minutes, because we know that this current is actually equal to the charge upon time, correct hai? So we can just say that the charge is actually equal to the number of electrons into electronic charge, and that is to be divided by time. But if we just simplify this, then number of electrons can be written to be simply number of electron density into the volume of this conductor, which is going to be area into the length of conductor, that is multiplied by E, and that is to be divided by time t. But as we already see that yes, as we can just see that this L upon T will be actually the velocity, drift velocity it is called. So therefore we can just replace it by that and get this current to be simply equal to NA into VD into E as it is here. So this will be actually the final formula for the current in this way. तो अभी लेकिन इसमें अभी प्रॉब्लम क्या है, देखो कि जब करंट फ्लो होता है किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, तो मतलब ये सेमीकंडक्टिंग वायर है सपोज सिलिकॉन का या जर्मेनियम का. ओके, तो इस वायर के अंदर हम देखते हैं कि देयर आर सम इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर देयर इन कंडक्शन बैंड, एंड देयर आर होल्स आल्सो व्हिच आर इन द वैलेंस बैंड. तो अभी कंडक्शन बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, सपोज ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो कंडक्शन बैंड के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, एंड ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स जस्ट स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन हियर. So the current due to that electrons will be called as electron current, which is denoted by IE here in this case. But at the same time, होल्स में से भी क्या होते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक होल में से दूसरे होल की तरफ जंप करते हैं. ठीक है, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो हम कहेंगे होल हैज बीन मूव्ड. तो जब सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे जंप करेगा इस होल के अंदर, तो हम बोलेंगे yes, suppose electron jumps from this hole to this hole here, we can just say that the hole has been moved in this direction. So holes will just start moving in this opposite direction, okay, from as that of the electrons, and that's why the current just starts flowing due to holes also as well. तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है वो अपर लेवल पे फ्लो हो रहा है, मतलब कंडक्शन बैंड के अंदर फ्लो हो रहा है, और जो होल्स की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है वो यहाँ पे नीचे के लेवल पे, मतलब वैलेंस बैंड के अंदर फ्लो हो रहा है. और यही रीजन है कि इसकी वजह से क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों का जो करंट है वो ऐड करके हमको टोटल करंट मिलता है. बट हाउ कैन वी फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉन करंट? तो इलेक्ट्रॉन करंट कैन बी obtained to be simply again the same formula can be used here. Only the difference is that AE as it is, but here N can be replaced by NE, which is the number of electrons density here, and V can be replaced by the velocity, which is the velocity of electrons, average drift velocity of electrons. Okay, plus here it will be the another thing, that is holes current. तो होल का जो करंट है उसमें भी एरिया तो वही रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी वही रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ होल्स डेंसिटी यहाँ पे यूज होगा, जिसको हमने NH से डिनोट करके रखा है. ठीक है, और एट द सेम टाइम यहाँ पे VD भी यूज होगा, जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स रहेगा, तो जिसको हम VH बोल सकते हैं. अभी इसमें से अगर हमने A और E को अगर कॉमन ले लिया तो अंदर में हमको मिलेगा NE into VE plus NH into VH. That's all. So this actually becomes the formula for the electron and current, total current flowing through this is intrinsic semiconductor. Remember, and there is a concept of mobility of electrons. ठीक है ना, mobility मतलब क्या? Drift velocity upon electric intensity is called as the mobility of electrons. And the drift velocity of holes upon electric intensity is actually called as the mobility of holes. तो ये mu h और mu e से अगर उसको डिनोट करते हैं तो उसको हम यहाँ पे इस तरफ भी इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर हम एरिया को अगर अंदर लेके जाएंगे, यस,
यस, क्योंकि क्या होता है ना कि करंट डिवाइडेड बाय एरिया गिव्स अस द करंट डेंसिटी एक्चुअली. ओके, तो करंट डिवाइड बाय एरिया मतलब करंट डेंसिटी हुआ करता है. जस्ट वेट. ओके, इसमें एन ई तो वैसे ही रहेगा. जस्ट वी के बदले हम डाल देंगे म्यू ई इंटू कैपिटल ई, दैट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, प्लस एन एच इंटू वी एच के बदले क्या डाल सकते हैं, म्यू एच इंटू ई, that is going to be equal to I. Okay, so in the next step we can just get this E also common. तो E A and E common आ गया और अंदर में बचेगा Ne into mu E plus here it is NH into mu H. So A and E can be transferred to denominator here so as to get this I upon A into E, which is actually E into Ne mu E plus NH mu H. And that is actually अभी देखो इसमें I upon A मतलब क्या होता है, करंट डेंसिटी, जिसको कि हम यस J से डिनोट कर सकते हैं. सो वो बन गया E इंटू एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच, राइट. एंड एट द सेम टाइम दिस करंट डेंसिटी अपॉन intensity, electric intensity is actually the conductivity. Okay, so it is called as the conductivity actually. So this conductivity happens to be simply equal to E times of Ne into mu E plus NH into mu H, where this mu E and mu H are called as the mobility of electrons and holes. And what is mobility? It is the ratio of the drift velocity to the electric intensity. Okay, तो ये हमको याद रखना है ठीक से. So this is also another formula in this case here. Okay, तो ये भी याद रखो ठीक से. ओके, तो बाकी पीएन जंक्शन जो है, तो पीएन जंक्शन डायोड के बारे में जो डिटेल्स है तो तुमको ऑलरेडी पता है कि whenever p type semiconductor and n type semiconductor are just joined together, that the junction is called as the pn junction, and it is supposed to be in forward biased when p type is connected to positive and n type is connected to negative. And forward bias में क्या होता है, उसका characteristic कैसे हमको मिलता है. Suppose this is the graph between voltage and current, then we can just get the graph to be like this, which is called as the forward characteristics. ठीक है, जिसमें ये एक जो पर्टिकुलर वोल्टेज होता है इसको न्यू वोल्टेज कहा जाता है. दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ न्यू वोल्टेज, वेयर द current starts rising rapidly than it is expected. Here it will be the current and the voltage here.
Okay, so the voltage at which the current starts rising rapidly is called as the new voltage actually. Okay, इसको न्यू वोल्टेज बोल सकते हैं. एंड यस, उसका जो रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस इसका हम डिनोट करेंगे, उसको डायनामिक रेजिस्टेंस बोलते हैं. So the resistance of the diode can be written to be simply equal to the change in the potential difference upon change in current. This is called as a dynamic resistance. And simply, if we just take the potential difference upon current, then that is called as a static resistance. Okay. और ये बात याद रखो कि in a forward biased, ठीक है, forward bias में क्या होता है कि the resistance of the diode after a sufficient voltage is actually considered to be zero. ठीक है, resistance of the diode will be zero in forward biased. Okay, याद रखो ठीक से. Or on the other hand, if suppose the same circuit is drawn here, but the p type is connected to negative and suppose n type is connected to positive like this here, then it is supposed to be in reverse biased. So what happens in reverse biased? The current doesn't flow at all for a very large range of voltages. तो वोल्टेज का जो अगर हम देखेंगे ठीक से, तो इस तरह से रिजल्ट हमको मिलता है, ग्राफ मिलता है, जिसमें ये सपोज वोल्टेज है, ठीक है, और ये सपोज करंट है. तो करंट रिमेन्स जीरो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम पर्टिकुलर वोल्टेज, द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग सडनली. दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज द ब्रेकडाउन वोल्टेज. रिमेंबर, तो ये ब्रेकडाउन वोल्टेज इसको बोलते हैं. The reverse biased voltage at which the sudden current starts flowing, and in the most of the cases diode is damaged. Okay, when the current is or voltage is beyond the breakdown voltage. तो ये जो voltage है इसको breakdown voltage बोलते हैं, और the current just flow here will be called as the breakdown current, which in most of the cases diodes the damages the diode. ठीक है, तो ये भी समझ लो ठीक से. और अभी डायोड के जो यूजेस है तो वो हमको देखने हैं. देयर आर डिफरेंट यूजेस ऑफ डायोड. सबसे पहला यूज क्या है उसका? इट इज इन द रेक्टिफायर. ओके, तो वो रेक्टिफायर के अंदर यूज किया जाता है. उसका तो आपको ऑलरेडी पता है कि सर्किट डायग्राम वगैरह सब, इसमें ये एक ट्रांसफार्मर यहाँ पे है, और यहाँ पे एक सिंपल, इसमें भी दो टाइप के रेक्टिफायर्स आते हैं. एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर. अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं तो सिर्फ एक ही डायोड यहाँ पे यूज होता है. यहाँ पे डायरेक्ट लोड और डायरेक्ट कनेक्ट, इस तरह से. तो ये जो है इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, जिसमें इनपुट जो होता है, तो इनपुट इज समवॉट इन दिस वे, बट आउटपुट विल बी एक्चुअली लाइक दिस. ओके, मतलब जहाँ पे पॉजिटिव साइकिल है तो वो पॉजिटिव साइकिल यहाँ पे पास हो जाएगा इस तरह से. ये पॉजिटिव साइकिल पास हो गया, लेकिन नेगेटिव साइकिल जो है वो ब्लॉक हो जाएगा. वापस पॉजिटिव साइकिल पास हो जाएगा एंड नेगेटिव साइकिल ब्लॉक हो जाएगा, एंड सो ऑन लाइक दिस. सो दिस टाइप ऑफ रेक्टिफायर इज एक्चुअली कॉल्ड एज द हाफ वेव रेक्टिफायर. ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर सिर्फ पॉजिटिव साइकिल्स रहते हैं, नेगेटिव साइकिल्स ब्लॉक किए जाते हैं. ठीक है, सो और दूसरा टाइप का रेक्टिफायर जो है उसको बोलते हैं full wave rectifier. So suppose this is the circuit of full wave rectifier in which there will be a transformer, but this transformer will be a center tap transformer. मतलब center tap contain करने वाला ट्रांसफार्मर यहाँ पे यूज किया जाता है. ये सपोज सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है, इसमें दो डायोड्स यूज करते हैं. इस तरह से, और उन दोनों का जो कॉमन टर्मिनल है वो एक्चुअली रेजिस्टेंस को दिया जाता है, और उस रेजिस्टेंस के थ्रू सेंट्रल टैप को दिया जाता है वापस, इस तरह से. तो अभी इसमें करंट कैसे फ्लो होता है देखो. जब ये पॉजिटिव टर्मिनल बनता है और ये नेगेटिव बनता है, तो उस केस में करंट जस्ट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू दिस डायोड like this, through the resistance and back to the center tap and back to this positive terminal once again like this. But when then in the next step, you suppose this terminal becomes positive and this one becomes negative, then we can just say that the current flows like this.
the current starts flowing to the positive, and the second diode just get into the forward biased, then again through the resistor, and then back to the center tap, and then back to the positive terminal once again, like this. इस तरह से करंट फ्लो होता है. तो ये दोनों सिचुएशंस अगर देखेंगे ठीक से, तो ग्राफ बिटवीन करंट एंड टाइम फॉर द इनपुट इज गोइंग टू बी लाइक दिस. तो इनपुट का ग्राफ तो ऐसा ही है, लेकिन जो आउटपुट का जो ग्राफ है तो वो हमको इस तरह से मिलता है. जस्ट वी ड्रॉ द रेफरेंस लाइंस लाइक दिस हियर. ठीक है, तो फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर क्या होता है, पूरा वेव रेक्टिफाई किया जाता है. मतलब ये पॉजिटिव को तो पॉजिटिव रखना ही है, नो डाउट, लेकिन निगेटिव को भी पॉजिटिव बनाया जाता है. ठीक है, दैट मींस करंट स्टिल फ्लोज इन द नेगेटिव साइकिल आल्सो, बट इन द सेम डायरेक्शन. डायरेक्शन इज नॉट रिवर्स्ड. So since the direction of the current remains the same, we can just draw this all these loops upwards only. तो ऊपर की तरफ ही हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से. So this is the graph between current and time in case of full wave rectifier here. The first loop के अंदर जो करंट फ्लो होता है वो इस डायोड की वजह से है, जिसको हम D1 बोल सकते हैं. बट सेकेंड लूप के अंदर मतलब नेगेटिव वाला जो करंट फ्लो होता है वो एक्चुअली इस दूसरे वाले डायोड की वजह से होता है, D2 जिसको हम बोल सकते हैं. In the same way here, the third loop will be due to D1 and fourth one will be due to D2 and so on like that. तो alternately D1 और D2 दोनों में से एक डायोड फॉरवर्ड बायस में और दूसरा रिवर्स बायस में. तो इन द नेक्स्ट साइकिल द फर्स्ट वाला जो रिवर्स बायस में हो जाएगा और सेकंड वाला फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा. सो अल्टरनेटली दोनों डायोड्स जो है वो अल्टरनेटली फॉरवर्ड रिवर्स चलते रहते हैं. तो उनकी वजह से ही करंट इस पूरे सर्किट के अंदर फ्लो होता है, और दिस इज कॉल्ड एज द फुल वेव रेक्टिफायर. Okay. Yes, if you just see the average value of voltage or average value of current in this case, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में देखो क्या होता है. In case of the half wave rectifier, the average value of current happens to be actually the peak value of current upon pi. But in case of the full wave rectifier, the average value of current happens to be actually 2 times of peak value of current upon pi. ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी RMS alternating currents के अंदर भी देखा है. ठीक है, तो this is the average value of current in case of full wave rectifier, whereas this one is the average value of current in case of the half wave rectifier. ठीक है, तो ये भी वैल्यूज याद रख लो ठीक से, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकता है. एंड इवन द सेम थिंग विल बी ट्रू फॉर द वोल्टेज आल्सो. तो वोल्टेज के लिए भी हम बोलेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर विल बी एक्चुअली V नॉट, मतलब पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अपॉन पाई. बट एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज in case of full wave rectifier will be actually 2 times of V naught upon pi, which is the V naught is the peak value of voltage, remember. Yes, okay, so all these things are about the diodes, or even there are the applications of diodes also. The application diode के applications कौन से है, एक तो solar cell, फिर photodiode. All these are the applications of the diode. Okay, photodiode, then solar cell, even Zener diode is also the
स्पेशल एप्लीकेशन ऑफ डायोड एंड एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, ये भी एक तरह से डायोड का ही एप्लीकेशन है। यस, ठीक है। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ डायोड। इसमें फोटो डायोड जो है ना, फोटो डायोड इज द डायोड whose in which the resistance of the diode just actually depends on the intensity of light. Okay, यहाँ पे क्या होता है कि जो वो it is always connected in the in such a way that it is exposed to light. तो जैसे यहाँ पे लाइट एक्सपोज होता है, लाइट इंसिडेंट होता है, सो लाइट के जो रेज है वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हैं। जो शेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, उनमें से उसी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हैं और उसकी वजह से वहां पे करंट बढ़ता है, ज्यादा करंट फ्लो होता है। जितना इंटेंसिटी ज्यादा होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। दैट मीन्स द रेजिस्टेंस ऑफ दिस फोटोडायोड विल जस्ट डिक्रीज व्हेन मोर इंटेंस लाइट इज फॉल ऑन इट, लाइक दिस। तो ये फोटोडायोड का कंसेप्ट है। सोलर सेल के अंदर ये होता है कि इट इज अ सिंपल डायोड, ठीक है, बट उसमें ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो लाइट के साथ एक्सपोज करके रखा होता है। जैसे लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होता है तो देयर इज अ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेटेड, ठीक है। सो एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट ट्रांसफर्ड टू दिस एन रीजन हियर। यहाँ पे एन रीजन की तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स सेंड किए जाते हैं एंड देयर इज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हियर इन दिस एन रीजन and hence these electrons just find a path through the external circuit and just travel to the p-type semiconductor like this, and the cycle goes on repeating again and again, and hence electron continues to flow from n region to p region, and current is supposed to flow from p to n in opposite direction here due to the light. जब तक लाइट फॉल हो रहा है तब तक करंट फ्लो होता रहेगा, और जैसे ही लाइट फॉल होना बंद हो गया तो करंट भी स्टॉप हो जाएगा। Zener diode is a special type of diode which is always used in reverse biased in order to protect our instruments from getting damaging in case of the heavy current. जब भी कोई heavy current का pulse आता है या heavy voltage का जो pulse आता है, उससे हमारा इंस्ट्रूमेंट को बचाने के लिए ये Zener diode काम करता है, एज अ रेगुलेटर के जैसा काम करता है, ठीक है। और LED is simply the light emitting diode. Whenever the electrons just jump from conduction band to valence band while entering from n region to p region inside the diode, it has to emit the extra energy it has in the form of electromagnetic waves. And whenever these electromagnetic waves has their wavelength in the same range of that of the wavelength of light, then we can just get that the light is emitted by the diode, and this such a diode is actually called as the light emitting diode, which is mostly used in different indicators in this way. So this is all about the applications and the details of the diode. You can just see the transistor in the next lecture. Okay, तो कल के लेक्चर में हम मतलब मंडे के लेक्चर में ट्रांजिस्टर के बारे में बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। सो लेट अस स्टॉप हियर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।